Yes. Okay. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks everyone for session. Thanks to assembly for sessions. हमारा सेशन के लिए बार-बार डिस्कशन कर रही थी, let me reduce this. बार-बार डिस्कशंस टेक्निकल एनालिसिस तो हमारा इरादा ये था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक तो उसका रिवीजन होता है, फिर उसके अलावा कुछ लाइव चार्ट्स पे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी हमारा इनिशियल कंटेंट पे हमने कोशिश करनी है कि जो भी ऑलरेडी पहले सेशंस में कंटेंट हम शेयर हो चुका है डिटेल में, उसको बहुत क्विकली गो थ्रू करेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेरीज हैं सबकी उसको देखेंगे। तो आई बिलीव अब हम अपने टेक्निकल इश्यूज रिज़ॉल्व कर चुके हैं। हमारा कंटेंट जनरली जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास कुछ बेसिक पैरामीटर्स होंगे या कुछ बेसिक होंगे। इनकी बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से तो गाउस थ्योरी है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक होना चाहिए। जनरली आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज़ में भी आपको बहुत सारी फैंसी टर्मिनोलॉजीज़ भी मिलेंगी और फैंसी इंडिकेटर्स उसके अलावा टूल्स भी नज़र आएँगे जिसकी बेसिस पे टारगेट्स भी निकाले जा रहे होते हैं, रेजिस्टेंस भी बताई जा रही होती है या और भी किसी भी तरीके से आइडेंटिफिकेशन की जा रही होती है। लेकिन अगर बेसिक्स स्पेशली डाउ थ्योरी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई भी ट्रेड लेना वो काफ़ी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। हम डाउ थ्योरी की का थोड़ा रिवीजन लेंगे। फिर उसके बाद है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में आइडेंटिफाई किया है। ये कुछ जनरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होंगे, उसको हम देख लेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, मंथली है, वीकली है, डेली है, अगर डे ट्रेडिंग है तो आवरली वगैरह पे भी देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम देख लेंगे कि भाई कौन सी पर्टिकुलर एंगल के साथ सी पर्टिकुलर चैनल तो ट्रेंड लाइन सब एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है वो भी सर, हम ये देख लेंगे। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है आपकी। हम बेसिक को उसको गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा वॉल्यूम प्रोफाइल है, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूल है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फिबोनाची लेवल्स हैं, होंगे कि फिबोनाची हमारे पास कहाँ हेल्प करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वर्ड हमारे ये टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता है। अगेन मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं। इनको भी जो है बस एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ किया जा सकता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कैटेगरीज हैं। इन सारे टूल्स के कुछ और यूजेस भी हैं, हम अभी इसको ज़रा बेसिक करने देंगे और कोशिश ही करेंगे कि कोई लाइव चार्ट है ताकि हम उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। बाकी कुछ इंडिकेटर्स हैं, RSI बैंड्स, इंडिकेट वेव, सबको टच नहीं करेंगे बट जो भी अगर किसी भी चार्ट में हमारे पास कोई कॉल बनाने के लिए या किसी भी सिग्नल बनाने के लिए कोई यूज़ होगा तो हम उसको अभी देख लेंगे लाइव चार्ट्स में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बट बेसिक है RSI MACD को देख लेंगे या डाइवर्जेंसेस चाहे वो किसी भी हम उसको देख सकते हैं। बोलिंजर बैंड्स भी एक अच्छा टूल है, इसको भी देखा जा सकता है। जैसे जितना भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से। बाकी रिस्क मैनेजमेंट है, ये हमने सोचा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यूजुअली जितनी भी जगहों पे डिस्कशन होती है टेक्निकल एनालिसिस में रिस्क मैनेजमेंट का एक ज़िक्र तो होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इलैबोरेशन हर किसी को अपने पर्सनल लेवल पे ही करनी पड़ेगी। टूल्स आपको मिल जाएँगे, डिस्कशंस आपको मिल जाएँगी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस बेसिस पे आपकी हर इंडिविजुअल जो है वो आपके लिए सबब भी बन सकती है और लॉस भी बन सकती है। मैं अपनी कन्वर्सेशन इंग्लिश उर्दू मिक्स कर रहा
रहा हूँ, बट आई बिलीव हमारे पास ज़्यादातर उर्दू लिसनर्स हैं, तो किसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो मैं मैसेजेस देता हूँ, प्लीज़ उस पे आइडेंटिफ़ाई करिएगा। रिस्क मैनेजमेंट जनरली देखो उसको लास्ट में देखा जाता है, बट आई थिंक हमें ट्रेड में एंटर ही नहीं होना चाहिए अगर हमारी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुई। रिस्क मैनेजमेंट में जनरली डिस्कशन ये होती है कि भई मैंने अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई कर लिया, एंट्री आइडेंटिफ़ाई कर लिया। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, जिसके थ्रू हमें लेकर चलना पड़ेगा। वो आपको एक मैक्रो लेवल से लेकर बिल्कुल माइक्रो इंडिविजुअल स्टॉक के लेवल तक आपको देखना पड़ेगा। मैं कोशिश की है कुछ समराइज़ करने की, लेकिन एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। इसको टच अप कर सकते हैं हम बाद में भी, लेकिन यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि इसको एटलीस्ट हाइलाइट करूँ कि हमें ऐसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से की जा सकती है। मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेड का सबसे पहला पार्ट होना चाहिए। जनरली ये सब कुछ एनालिस्टिक्स हैं, बेसिक्स हैं, सबको पता है, हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। ये की एक बॉडी है, ये विक है, टॉप पे भी विक है और बॉटम पे भी विक है। इसको विक भी कहते हैं, इसको शैडो भी कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स सपोज मार्केट स्टार्ट हुई और ये इस मार्केट का ओपनिंग लेवल है, वो एक आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। तो मार्केट ने मूव किया और मार्केट में वो कभी हाई लगाया उसने इस पॉइंट तक या नीचे लो तक गई इस पॉइंट तक। लेकिन एट द एंड टिल यानी जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ डे ट्रेडिंग है, तो एक डे की जो कैंडल बन रही है, मार्केट की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर थी। तो ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जब अबव गई है, तो ये हमारी कहलाएगी। हम ये कहेंगे कि इस पूरे सेशन के दौरान जो बायर्स थे यानी वो डोमिनेंट थे। सेम गोज जब हमारे पास बेयरिश कैंडल्स होती हैं, लेकिन इसमें रिवर्स होता है। तो ओपनिंग प्राइस से ये जो हमारे पास हाई और लो है, इनकी सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी सिग्निफिकेंस इसकी रियल बॉडी की। तो हमने अभी ये देखा है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम इसको विक कहते हैं, जो ये हमारे पास क्लोजिंग और हाई के बीच का जो पुश होता है, कभी-कभार ये विक मौजूद होती है, कभी-कभार ये विक मौजूद नहीं होती। जिन्होंने पहले से कैंडलस्टिक्स को पढ़ते रहे, वहाँ देखा होगा कि बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हैं कैंडलस्टिक्स, उसमें आपको नज़र आएगा कि किस टाइप की जो है वो कैंडलस्टिक्स होती हैं, उसके हिसाब से इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो इंडिविजुअल कैंडल्स पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरी assumption ये है कि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने पहले इन सारी चीज़ों को देखा हुआ है, बस इसका हम थोड़ी-सी रिवीजन कर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा हम इस पे फोकस करते हैं कि भी कौन-सा टाइप की कैंडल है, ये कैंडल को बिल्कुल देखना चाहिए, ये कैंडल जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। मेरा ख़्याल है कैंडल की उसकी स्टोरी को देखना चाहिए, और स्टोरी सिर्फ़ कैंडल की नहीं, बल्कि हम अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वहाँ पर भी देखनी चाहिए, और यही स्टोरी अगर हम कोई चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो वहाँ पर भी देखना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल है कि सपोज़ मार्केट स्टार्ट होती है और मार्केट में ओपनिंग पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे दिया। अभी हम ये ग्रीन कैंडल की एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मीन्स एट द एंड जब डे क्लोज़ होगा, तो ये ओपनिंग प्राइस से अबव क्लोज़ होगा। लेकिन ये इसके पीछे स्टोरी क्या चल रही है? लेट्स सपोज़ अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, तो मार्केट ओपन हुई और उसने एक लो पॉइंट लगाया, फिर लगाते-लगाते वो एक ऐसे हाई पॉइंट पर पहुँचा कि जिसके बाद जो है वो कोई और बेटर प्राइस नहीं मिल रही थी, तो मार्केट ने रिट्रेस किया और होते-होते ये क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पहुँचा। अच्छा, इसके पीछे ये ज़रूरी नहीं है कि शेप ऐसी ही बने, यानी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन हुई और ओपन होते-होते हाई तक पहुँची और उसके बाद फिर सेलर्स आए और वो लो तक लेकर गए, बट अगेन क्लोजिंग की प्राइस यहाँ पर हुई। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंट स्टोरी हो, एट द एंड उसका समरी यहाँ पे ये है। तो हमें एटलीस्ट इस स्टोरी के पीछे जाना चाहिए, ये हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर यही काम हमने डिफरेंट एनालिसिस के साथ देखा। यहाँ पे ये है कि इंटेंसिटी होती है, अगर मार्केट एक तरफ स्टार्ट हुई और कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया और कंटिन्यूअसली टिल द एंड हाईएस्ट प्राइस पे क्लोज हुई, तो ये सबसे बेस्ट
यानी कैंडलस्टिक होती है जिसमें कोई हमारे पास शैडो कैंडल या कोई विक मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है बायर्स की डोमिनेंस रही। थर्ड हमारे पास या नेक्स्ट लेवल की यानी बुलिश कैंडल जो होती है, मार्केट ने अप एंड डाउन करते रहे, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस यानी नीचे रही और क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर, इसी का ऑपोजिट अगर हम देख लें तो बियरिश में ऐसे ही है। मार्केट यहाँ पर हुई और पूरा दिन होता रहा और एट द एंड मार्केट जो वो सेलिंग प्रेशर की वजह से डाउन गोज, ये यहाँ पर भी अप एंड डाउन होती रही, बट प्राइस जो है वो हमारे ओपनिंग प्राइस से नीचे रही। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, कुछ बायर्स तो आए बट स्टिल सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट रहा और ओपनिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस नीचे रही। तो ये हमारे पास डिफरेंट कैंडल स्टिक्स है। अगर हमारे पास कैंडल बॉडी काफी बड़ी बनी मीन्स के प्राइस अप एंड डाउन ज्यादा हुई तो वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी को हमने वॉल्यूम के साथ भी कैंडलस्टिक्स के साथ नहीं देखना, बट जस्ट फॉर डिस्कशन में इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। अच्छा, यही काम हम दो डिफरेंट कैंडलस्टिक्स की कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं। बहुत सारी दफा पे इनफैक्ट अगर आप देखें कि यहाँ पर जो शीट्स बनी हुई होती हैं तो वन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया जाता है, टू कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक है, तो इंडिविजुअल अब इनके बहुत सारों के नाम हैं, बल्कि काफी सारे जो है वो इसके अलावा भी कैंडलस्टिक्स मौजूद है। हम इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स के नाम भी याद नहीं रख सकते, शेप्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं और के साथ आ जाती हैं, बट हर किसी को याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो हमें एट द एंड इसके पीछे स्टोरी दिखती है। मिसाल के तौर पर हम अगर ये दो कैंडल्स देखें, एक फुल बुलिश कैंडल है और उसके बराबर में एक मीडियम लेवल की बेरिश है, तो अभी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते दोनों किस कैटेगरी के हैं, बट लेट्स सपोज हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं और ये कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो ये हमारा फिर इस इसकी ओपनिंग हमारे पास यहाँ पर हुई, हाईएस्ट पॉइंट ये मौजूद है और इसकी क्लोजिंग इन दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग की जगह पर हमारी यहाँ पर, विच मीन्स कि यहाँ पर मेरे पास ये अगर मैं दोनों कॉम्बिनेशन बनाऊं तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द ओपनिंग पॉइंट एंड दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट। एट द एंड ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल बन रहा है जिसमें सेलर्स एंट्री तो हुई बट स्टिल बायर्स वर देयर टू डोमिनेट द मार्केट दैट पर्टिकुलर सेशन। इसी हम यहाँ पे भी इसी तरीके से दोनों की स्टोरी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेयरिश कैंडल थी बट अगेन बायर्स आए तो उन्होंने सेलिंग प्रेशर को कुछ रिड्यूस किया बट स्टिल सेलिंग अवेलेबल रही। हम इसके बाद दूसरी एक और कैंडल की इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसकी बेसिस पर हम अपने ट्रेड यहाँ पर भी एक और कैंडल है, तो हम इस तरीके से कैंडल स्टिक्स को हम रीड भी कर सकते हैं। स्टिक्स में सिर्फ उसकी शेप इंपॉर्टेंट नहीं होती, कैंडल स्टिक्स वो चीजें और इम्पोर्टेंट होती है। कैंडल स्टिक में एक चीज हमें हमारे पास वॉल्यूम इम्पोर्टेंट होता है और उसके साथ कैंडल स्टिक्स की लोकेशन इम्पोर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बुलिश कैंडल है वो रेजिस्टेंस के पास है, इट्स नॉट एज सिग्निफिकेंट एज अ वेरी हाई बुलिश कैंडल। अगेन अगर हमारे पास रेजिस्टेंस के पास एक बियरिश कैंडल बन गई है तो उसकी सिग्निफिकेंस हमारे पास ज्यादा है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या जिन्होंने पहले कभी मेरे ख्याल है एक दो दफा हम इन डिस्कशन को करना शुरू करेंगे या एटलीस्ट रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगी। तो स्टिल मैं इसको बड़ा क्विक तो कर रहा हूँ बट स्टिल इसको बेसिक की कोशिश कर। अगेन हमारे पास ये पूरे दिन का सेशन था, लेट्स सपोज 4 आवर्स का सेशन था, हमारे पास काफी मार्केट और 5 आवर्स की मार्केट होती है। तो अगर हम इसकी इंडिविजुअल डे की पैटर्न को ब्रेक करें पर आवर पे अगर हम देख चल रही होती है कि पहले आवर पर सेलिंग प्रेशर रहा, नेक्स्ट आवर पर बाइंग प्रेशर रहा, फिर तो सेलिंग प्रेशर पर कम था, देन अगेन बाइंग प्रेशर सॉरी हाँ बाइंग प्रेशर रहा, देन बाइंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और बाइंग प्रेशर करते करते ये बायर्स ने डोमिनेट किया और ये प्राइस तो नेक्स्ट लेवल को पहुंचा। देन हमारे पास सेलर्स आए और सेलर्स ने प्राइस को रिड्यूस करते। अब हम इस पूरे कैंडलस्टिक की समरी अगर बनाएं तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ये है, हमारे पास ओपनिंग ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है
ये इधर मौजूद है। देन एट द एंड जो हमारी लास्ट कैंडल क्लोजिंग प्राइस हमारे पास यहाँ थी, व्हिच मींस although we had few bullish candles, we had few bearish candles, but at the end it's not very clear uh, candlestick. It is almost indecisive candlestick. We have to wait for another candlestick to see the market go. अगेन ये हमारे पास एक 15 मिनट का कैंडल है, इसकी हम समरी तो देख सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल 5 मिनट्स पे अगर हम देखें, बुलिश कैंडल था, अगेन इसने एक इवनिंग स्टार बनाया और बियरिश इवनिंग स्टार से पहले ये डोजी कैंडल सॉर्ट ऑफ डोजी कैंडल है, और ये हमारे पास एक बियरिश कैंडल आती है और पूरी मार्केट की यानी जो भी बायर्स की डोमिनेंस है उसको एब्जॉर्ब करके और मार्केट को ओरिजिनल प्राइस नीचे ले जाके क्लोज करती है। तो एट द एंड हमारे पास ये वाली क्लोजिंग एक बेरिश अगेन कैंडलस्टिक हमारे पास ओवरऑल समरी तो कंप्लीट हुई है, हम इसको इंशाल्लाह लाइव चार्ट्स पे देख लेंगे। नेक्स्ट मैं अपने पास डाउ थ्योरी के नाम से है, आप इसकी डिटेल्स कोई भी अगर चाहे तो आराम से इसकी चीजें मिल जाती हैं, बट ओवरऑल इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट जो है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। या तो मार्केट जो है वो कंप्लीट ट्रेंड में होगी, या मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होगी, या फिर मार्केट साइडवेज होगी। यानी हमारे पास मार्केट की मूवमेंट को चेक करने के लिए ओवरऑल व्यू तो होता है। सपोज हमारे पास अगर हम ये देखें तो प्राइस को एक ओवरऑल अगर देखते नजर आ रहा होगा कि प्राइस जो है वो आप तरफ जा रही है, प्राइस इज इन अप ट्रेंड। यहाँ पर प्राइस नजर आ रही है कि प्राइस इज इन अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो क्लियर ना अप ट्रेंड में थी ना डाउन ट्रेंड में थी। ये एक्यूमुलेशन केस कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजीज है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास जो इंडिविजुअल लाइंस है उनकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। लेट सपोज ये मार्केट जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही है और ये एक नेचुरल सी इसका बिहेवियर है। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर एक डायरेक्ट एक डायरेक्शन में और नहीं हो सकता। उसका तरीका सिर्फ ये है कि हमने ये देखना होता है कि मार्केट हाँ, हमने ये देखना होता है कि मार्केट जो है वो कितनी करेक्शन ले रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोएस्ट पॉइंट मौजूद है हमारे पास। देन मार्केट ने एक मूवमेंट की, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग हुई। सेलिंग की बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है, यहाँ पर कोई लेवल्स मौजूद होंगे पर काफी ज्यादा सेलर्स की नजर होगी। इन एनी केस अभी उस डिस्कशन में नहीं जाते, बट मार्केट विल टेक सम करेक्शन, then it is going to be a higher low. So this point is known as higher high, and this point is known as higher low. It is higher than the previous low, but still it is lower than this. तो इसको अगर ये तीन टर्मिनोलॉजी हम अपने पास ध्यान में रखेंगे तो ये हमारे पास काफी काम आएगा। So this is higher high, higher low, and market to connect above this move is more than this higher high, previous higher. Yes. ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमारे पास हाई था, इसीलिए हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको हायर हाई कहा है। देन another point, market again started taking correction, but it did not break previous low, so it is still higher low. So higher high, higher low, then new higher high, then new higher low. Again higher high, higher low. If you just notice, the market is moving in continuously uptrend like this. Sometimes it is within the channel, sometimes it is without the channel, but yes, it is moving in proper direction. Down trend में हमारे पास यही चीज opposite direction होती है, then it reduced it, then it took up an upside movement, then again it just dropped down. So we call it lower high, lower low, lower high, lower, and it is continuously making new lows and continuously making new highs, but overall the trend is down. Again हमारे पास जो नेक्स्ट
ये टेक्निकल इंडिकेटर है या हमारे पास टूल अवेलेबल है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है। इवन अगर हम डाउट में भी देखें तो हमारे पास इंडिविजुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है। इसको हम जरा डिटेल में देख लेंगे, बट अगर हम यहाँ देखें, दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ डाउ थ्योरी। इट्स अ रेजिस्टेंस, देन इट टुक सपोर्ट, देन अगेन रेजिस्टेंस, देन टुक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। हमारे पास जब भी चार्ट्स चल रहे होते हैं तो उन पॉइंट उनकी कोई ना कोई जोन ऐसा आता है जिस पर काफी सारे बायर्स मौजूद होते हैं और जिन कुछ बेसिस पे अपने ट्रेंड आइडेंटिफाई। ये मेरा ख्याल है हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल का डिस्कशन कंप्लीट है। अगर हम इसको शॉर्ट ब्रेक भी ले लेते हैं, मतलब हम इसको जो है वो चार्ट्स पर आ जाते हैं और एटलीस्ट हमारी रिस्क मैनेजमेंट का डिस्कशन उसको एट द एंड। जी एहसन भाई। जी एहसन भाई, मैं अपनी शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, पावरपॉइंट आके ट्रेडिंग। मेरी स्क्रीन आई बिलीव नजर आ रही हो। मैं अपने चार्ट्स जो एग्जिस्टिंग मौजूद है वो डिलीट कर देता हूँ सारी चीजें, ताकि हम इसको फ्रेश एक बना लें। ठीक है। एहसन भाई, मेरा ख्याल है हमारे पास डिस्कशन के लिए एक अगर किसी को चार्ट्स के दौरान ही डिस्कशन करनी होगी तो हम अभी कर सकते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट जो प्रीवियस डिस्कशन हुई है उसको एक शॉर्ट समरी में चार्ट पे भी दिखाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे नोट करें, ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये हमारे पास कैंडल, इंडिविजुअल कैंडलस्टिक मौजूद है। तो हर कैंडलस्टिक अपनी स्टोरी बता रहा है। हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओपनिंग हुई प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग हुई और ये प्राइस यहाँ तक हाई हाई तक गई। लेकिन अगर हम इसको नोट करें कि ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम, हम यहाँ पर अगर देख सकते हैं वो टॉप पे, ये मंथली टाइम फ्रेम है, विच मीन कैंडल इज शोइंग द स्टोरी फॉर अ मंथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे पॉइंट्स सर्च करेंगे। तो कैंडल स्टिक्स पे भी लगा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं पर्सनली इजी समझता हूँ लाइन चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना। तो हमने यहाँ पे इसको लाइन चार्ट आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल है ये यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऐसा पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे हमारे पास काफी ज्यादा पॉइंट टच हो रहे हो। लेट मी जस्ट, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो टच किए हैं प्राइस। हम अगर देखें इस पॉइंट पे लगाने पे काफी ज्यादा हमारे टच है, बट इट्स नॉट नेसेसरीली वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, बट यस वी विल ट्राई टू मेक इट एज क्लोज एज पॉसिबल। इसीलिए इस बार हम इसको और भी बना सकते हैं, सपोर्ट भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये सपोर्ट एक जोन बन गया है।
क्लियर करने की मेथड। तो हम यहाँ पर देखें तो ये एक सपोर्ट जोन मौजूद है हमारे पास। देन अगेन हमारे पास ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस मौजूद है। अच्छा, इससे पीछे नीचे ये हमारे पास ये ज़्यादा क्लोज रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हमारे पास टच हो रहा है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ये चेक करें, रेजिस्टेंस इस बेस पे हम पूरी स्क्रीन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं। एक पॉइंट है मौजूद। देन अगेन हमारे पास ये एक लोकेशन है। अगेन कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मौजूद हों, जिनकी बेसिस पे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ब कम पॉइंट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू की, तो पूरी स्क्रीन हमारी फुल हो जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। हमने स्टार्ट किया है मंथली टाइम फ्रेम पे, देन हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएँगे, बट मैं एक लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दूँ। यहाँ पर भी एक सपोर्ट मौजूद है, सॉरी रेजिस्टेंस मौजूद है नहीं सॉरी, अगर मैं नीचे से जा रहा हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि प्राइस इसके ऊपर मौजूद है, इस हिसाब से ये सपोर्ट है हमारे पास, पॉइंट मौजूद है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम आएँगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हमने मंथली पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। मैं इसको ज़रा-सा क्लियर करने के लिए थोड़ा-सा ये हाइलाइटर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, मैं वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर कुछ न्यू पॉइंट्स बना रहा हूँ, बट मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। सो इट इज़ लाइट ग्रीन। अच्छा, मैंने तो अपनी तरफ से तो वॉइस बंद की है। टेलीग्राम की वजह से प्रॉब्लम। आपको सही आ रही है आवाज़ मेरी? असल में आपको आवाज़ आ रही है सही मेरी? और आपको इको भी नहीं आ रही? मैं चेक करता हूँ कि मैंने पर मेरे पास मैं कंटिन्यू करता हूँ।
मीनवाइल आप टेक्निकल इश्यू रिज़ॉल्व कर रहे थे, तो मैंने जो यहाँ पर वीकली पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स लगाई हैं। एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जिस पोज़ीशन पे मार्केट होती है, उससे नीचे वाले पोर्श सारे पॉइंट्स सपोर्ट कहलाएँगे और उससे ऊपर वाले सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे पास सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है एंड ऑल अदर्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद है और सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि जब इस पॉइंट से लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ है 1, 2 समहाउ 3 यहाँ पर भी और ये रिसेंटली यहाँ पर भी, व्हिच मीन्स कि जहाँ यहाँ पर इस पोज़ीशन पे हमारे पास सेलर्स मौजूद हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मिले। जब प्राइस इसको ब्रेक करना चाहे तो इट्स नॉट ईज़ी टू ब्रेक। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें कि जब हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हुए आए, तो हमारे पास एक रेंज बनी। मैं अभी भी लाइन चार्ट पर चल रहा हूँ जस्ट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम यहाँ पर इसको कैंडलस्टिक्स देखें तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड देन लाइन चार्ट। हम एट द एंड कैंडलस्टिक्स पर ही चले जाएँगे बट जस्ट टू स्टार्ट विद लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ फाइनली मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूँ। अगर डेली हम ये देखें, तो ये हमारे पास वीकली से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे हुए आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है या मूव करनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखें, इस वक़्त प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस अज़्यूम करूँ, तो इसने इसको ब्रेक किया बट अगेन इसको प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं कर सकी, ये वापस रिवर्स हो गया। इसमें मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा कि कैंडलस्टिक स्टोरी क्या प्रेज़ेंट कर रहा है। अगेन इट इज़ नॉट वेरी क्लियर ब्रेकआउट। तो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स लग गई। इसके बाद हमारे पास दूसरे ऑप्शंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, मैं दोबारा टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ और हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वॉल्यूम प्रोफाइल। दिस इज़ द वन, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। हम ये मंथली टाइम फ्रेम पर आके, मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ। हमने स्टार्ट यहाँ से किया, शुरू से लगा के, और ये हमारे पास ये अगर आप देखें, वॉल्यूम स्टोरी का कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 1 मिनट बस मुझे इसको ड्रॉ करने दें पहले। अच्छा, वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम यहाँ पर देखें, इसको इसकी कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने दें, लेकिन जस्ट आइडेंटिफ़ाई करने के लिए मैंने इसके स्केल को बढ़ा दिया है अभी। ये अगर मैं इसको 100% कर दूँगा तो ये पूरी स्क्रीन कवर कर देगा। ये अगर आप रख रहा हूँ, वरना जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप उसको रख लें। अच्छा, अगर आप यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास एक नोड्स दिख रहा है, पॉइंट्स दिखा रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स और लोएस्ट पॉइंट्स। वॉल्यूम प्रोफाइल एक, हमने यहाँ पर चार्ट्स पे यहाँ पर वॉल्यूम्स देखे हैं। ये डेली वॉल्यूम शो करता है कि पर डे कितनी बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो डे के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम्स यहाँ पर आते हैं
बट प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम हमारे पास इस वॉल्यूम प्रोफाइल टूल से आते हैं, व्हिच मीन्स कि इस प्राइस पर हमारे पास कितना वॉल्यूम अवेलेबल था पूरे टाइम फ्रेम पर। अगर प्राइस यहाँ पर पहुंची थी तब भी वॉल्यूम कितना था, इस डे पर थी तब भी कितना था, इस डे पर थी, इस डे पर थी, डिफरेंट डिफरेंट डेज पर हमारे पास वॉल्यूम कितना था। इससे अब हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यानी अगर मैं ओवरऑल इस वक्त पूरा व्यू करूं तो मुझे ये नजर आता है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम था वो इस पोर्शन में मौजूद। और ये हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई हुई है, बहुत एक लंबा टाइम था जहाँ पर प्राइस रेंज में घूमती रही और फिर उसके बाद प्राइस अपसाइड हुई। बट अगर मैं अपने पोर्शन की, इसका प्राइस हर करीब है, इसके करीब करीब के पोर्शन पे मैं अगर नोट करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक ये पोर्शन है, इस पे हाई वॉल्यूम है वर्टिक हॉरिजॉन्टली। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लगा दूँ, इसको मैं फिलहाल आइडेंटिफाई करने के लिए डॉटेड कर रहा हूँ, है जहाँ पर हाई वॉल्यूम्स है, मैंने उस पर भी एक आइडेंटिफिकेशन कर दी। देन हमारे पास एक और यहाँ पर मौजूद है, इस पे भी आइडेंटिफिकेशन कर दी। देन हमारे पास यहाँ पर मौजूद, अगर हम ये नोट करें कि ये यूजुअली ये वाले पॉइंट्स इन जो हमारी मेन कैंडलस्टिक्स या लाइन चार्ट्स की लाइन थे उसके करीब-करीब है, तो हम इसको अब एक ज़ोन काउंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस ज़ोन और दिस इज़ अ सपोर्ट ज़ोन और इसके हिसाब से हमने अपनी ट्रेड को लेना होगा। दिस इज़ द वन। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट ज़ोन पूरी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आएँगे तो ये जो हमने पॉइंट लाइन चार्ट के लिए बनाया था उसके और नोड्स के यानी गुड रेजिस्टेंस पॉइंट, इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, इसको ब्रेक करना विल नॉट बी ईज़ी। मंथली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं। इन वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस पॉइंट को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक नहीं कर पाया से मुराद एक और चीज़ मैं ज़िक्र कर दूँ कि विक्स हमें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे विक्स नज़र आई ऊपर जाते हुए, यहाँ पे भी नज़र आई, यहाँ पे भी नज़र आई। रियल बॉडी जो है वो अभी तक इस पॉइंट इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर नहीं गई। व्हिच मीन्स कि हम अभी भी इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी, अगर मैंने न्यू एंट्री लेनी है तो मेरे लिए न्यू एंट्री फीज़िबल नहीं। अगेन अभी ये ज़रूरी नहीं है एक ही पैरामीटर हो जिसको आप देख सकते हैं। बट ये एक अगर मैं इसको सिर्फ़ आइसोलेट करके इस टूल को देखूँ तो फिर ये स्टोरी हम अ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास किसी भी चार्ट पर होगी। अगर हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई और क्वेश्चन है किसी का तो देख सकते हैं, वरना मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँगा। ठीक है, हाँ, टेक्स्ट में ही एटलीस्ट या इवन किसी पर्टिकुलर चार्ट पे ड्रॉ करना है, दूसरे चार्ट पे उस पे ड्रॉ ठीक है, ऐसा मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, हेलो, हेलो।
ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस में जो हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाकी सारे टूल्स नहीं कर सकते। जैसे हमने शुरू में ज़िक्र किया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन्स है या ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम प्रोफाइल इज़ स्टिल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। इसलिए वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं हॉरिजॉन्टल में ही काउंट करता हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर हम ये नोट करें, किसी भी अ, चार्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल के अलावा एक और डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ हो रही होती है। मैं अगर इसको फिलहाल इन सारी लाइंस को हाइड करता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक और टूल है हमारे पास कि ये ट्रेंड लाइन टूल है। हमने एक ये पॉइंट जॉइन किया और अगर हम ये नोट करते हैं, चलें इस वक़्त हमारे पास ये जॉइन नहीं कर रहा, ये क्लीन ये एक पॉइंट है और इसको अगर हम नोट करें तो ये 3 पॉइंट्स को एटलीस्ट इसको जॉइन करना चाहिए सेम एंगल पे 1, 2, 3 व्हिच मीन्स दिस इज़ एक्टिंग एज़ अ ट्रेंड लाइन। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये प्राइस के नीचे है इसलिए इट इज़ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, लेकिन लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट and again I'm trying to make it at least 1, 2 and then 3. So this is acting as a तो हमें सिर्फ सिंगल हॉरिजॉन्टल नहीं नज़र आएँगे, बल्कि हमें ये सपोर्टिंग रेजिस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा एंगुलर भी लग नज़र आ रही है। किसी भी चार्ट में अब कभी-कभार एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स मौजूद होंगी। मैं अगर आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ, एक हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ की है, एक इस डायरेक्शन में नज़र आ रही है। इसको अ, हाइलाइट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं, उन्हीं को आइडेंटिफ़ाई करके फिर हमने अपनी कॉल्स बना अम, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। अगर आप ये देखिए जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर बनाया था, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर भी अवेलेबल है और वो काफ़ी अच्छा उसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो ये एक हमारे पास ट्रेंड लाइन ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ पर अगर पीछे की तरफ जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी ये ट्रेंड लाइन चल रही है रेजिस्टेंस के साथ। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखने की है कि जिस तरीके से हमने हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट एक लाइन हो बल्कि हम एक ज़ोन बनाते हैं। ज़ोन एक अच्छा ऑप्शन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस नहीं मूव करती बल्कि थोड़ी बहुत प्लस एंड माइनस होती है, इसलिए हमें उसको देखना पड़ेगा। यही काम हमें ट्रेंड लाइन के साथ भी करना पड़ेगा। अगर हम ये देखें, यहाँ पर जो है वो इसने मूव तो किया लेकिन कुछ थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन मौजूद है। अगर मैं ज़ोन बना लूँगा तो ये मेरे पास अच्छा खासा एरिया कवर हो जाएगा। वो उसको टच भी कर रहा है और वो हमारे पास ही तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है इसको देखने का। अगेन जब हम अब चार्ट्स पे काम कर रहे होंगे और भी यानी मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहेंगे, उसपे उसके हिसाब से हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एक और टूल है, अगर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाती है, तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टूल है फिबोनाची का। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप अगर देखें तो यहाँ पर भी मौजूद है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, जहाँ भी आपकी लोएस्ट प्राइस है, वहाँ से आपकी हाईएस्ट प्राइस तक आपने ये ड्रॉ करना होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है मैं अभी उस कॉन्सेप्ट को नहीं टच कर रहा, बट इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये एक नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल डायरेक्शन पे काम करते हैं, इसलिए जो है वो इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है।
इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मैं एक मिनट ये देखता हूँ। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि प्राइस अभी यहाँ पर मौजूद है। तो हमने ये देखना होता है कि प्राइस अगर मूव करी, अपसाइड मूवमेंट इसने लिए प्राइस को, तो अब ये डाउन ट्रेंड पे आ रही है तो कहाँ तक रुकेगी? तो इस चीज के लिए हमारे पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन दिखा है हमारे पास। अगर आप ये देखें, ये एक हमारे पास पॉइंट है जिसको 23% कहलाता है। मैं इसको दरअसल राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो। इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं किसी तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर चेक करें, 23% की रिट्रेसमेंट कहलाती है। प्राइस हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक गई और फिर उसने करेक्शन दी और 23% तक। इस पूरे पोर्शन को अभी थोड़ी इग्नोर करें जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। जब इसको सेलेक्ट करना होगा या इसको डिस्कस करना होगा तब मैं उसकी तरफ बताता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को, जो ये मैंने सियान कलर से बनाया है, हमारे पास ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट था और एक पॉसिबिलिटी थी पॉइंट प्राइस करेक्शन लिए 23% का। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थी हमारे पास 38%। उसके बाद ये 50% और 61.88%, ये हमारे पास गोल्डन जोन कहलाता है, गोल्डन पॉकेट कहलाता है, गोल्डन जोन कहलाता है। अगर आप ये नोट करें तो इस पॉइंट को उसने रिस्पेक्ट दिया है इस वाले को, और यहीं से अपसाइड मूव कर। इसका मतलब ये है कि ये भी एक हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो अभी तो हमने सपोर्ट बनाई है, इसको रेजिस्टेंस हम कैसे बना सकते हैं? रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसी के अंदर हम जाएंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन के लिए जो इसकी वैल्यूज हैं वो भी दे देता है। जस्ट होल्ड, ये हमारे पास ये मौजूद है। तो अगर हम ये देखें, हमारे पास मौजूद है 109 की रेजिस्टेंस और एक हमारे पास अगेन 136। इसके बीच में भी है, 23% पे भी है, 50% पे भी है, 1.5% पे भी है। ये टूल यूज करने का पर्पस बताना चाहते थे। फिबोनाची भी एक टूल है जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था, अभी हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये टूल अभी मेरी करंट मूवमेंट के लिए मुझे कैसे काम आ सकता है? तो करंट मूवमेंट के लिए मैंने इस वक्त के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया और इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्क किया, और फिर मैं इसकी करेक्शन देख रहा हूँ कि कहाँ तक करेक्शन ले सकता है। मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन करने के लिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ कि जो मेरे 0 से लेकर 1 तक के पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको देख रहा हूँ, और अब मैं ज़ूम करके इधर करीब किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें इस पॉइंट को एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखें इसने 23% को रिस्पेक्ट नहीं दी, जबकि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन मौजूद थी। देन यहाँ पे 38% मौजूद है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी। बट अगेन इसने 50% पर को अभी ब्रेक नहीं किया, तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये इस पॉइंट से सपोर्ट ले ले। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 50 से लेकर 61.8% ये एक गोल्डन जोन कहलाता है। इसको इसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं, कभी डिस्कशन होगी तो फिर उसको भी देखेंगे। तो ये काफी सिग्निफिकेंट जोन है। जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि जब तक ये पॉइंट ब्रेक ना हो, तब तक हमारे पास मार्केट नीचे नहीं जाएगी। इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट के नीचे हम अपना एक स्टॉप लॉस अपना आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये हमारे हिसाब से, अगर किसी के पास रिस्क ज़्यादा है, तो वो 61.8% भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट की स्टॉप लॉस हो जाए और यहाँ पर कुछ परसेंट का स्टॉप लॉस हो जाए। स्टॉप लॉस की डिस्कशन हमारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने पहले से ट्रेडिंग जो है जो हमारे साथ मौजूद है पहले से, उनको इस बारे में स्टॉप लॉस के बारे में पता होगा। इन जनरल ये है कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर मैंने अपना सेल का ऑर्डर लगाया हुआ है कि अगर मार्केट गिरते-गिरते मेरे इस पॉइंट तक पहुँची, तो मेरी प्राइसेस को वो सेल कर, मेरे पास जो भी स्टॉक रखे हुए हैं, वो उसको सेल कर दें। अगेन अब हमारे पास एक और टूल आ जाता है, मूविंग एवरेज। यहाँ पर जाएँगे इंडिकेटर्स में, मूविंग एवरेज। अच्छा, मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक तो ये कि
टाइप ऑफ मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होता है। सिंपल एवरेज सिंपली जितनी भी लेंथ ऑफ कैंडलस्टिक्स हमने लिखी है उन सबको एवरेज करके उसकी प्राइस को यहाँ पर शो कर रहा होता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंट प्राइस है उसको वेटेज ज्यादा देता है और उसकी मूवमेंट के हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता है। तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, बट जनरली 200 सिंपल मूविंग एवरेज एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखा जाता है, ये अगर आप देखें, और ये एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। मैं इसको जरा सा इसकी लाइन थिक कर लेता हूँ। तो अगर हम ये देखें कि जहां जहां इसने इस पॉइंट को टच किया है वहां उसकी सिग्निफिकेंस मौजूद रही है, यानी ये पॉइंट मौजूद था, यहाँ पर इसने इस 200 मूविंग एवरेज को टच किया और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, देन अगेन यहाँ पे भी अपसाइड मूवमेंट गई। अभी तो ये चार्ट काफी बड़ा हो गया इसलिए ये वाली मूवमेंट ज्यादा नजर नहीं आ रही, वरना ये प्राइस यहाँ पर मौजूद थी तो ये अच्छी खासी सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी। अगर हम इसका ये देखें तो ये तकरीबन 21% मौजूद है। ये भी एक टूल है जिससे मेजर किया जा सकता है परसेंटेज का। देन अगेन यहाँ पर एक मौजूद थी, जब इसको टच किया तो इसने अपसाइड मूवमेंट ली, यहाँ पर एक मौजूद था अपसाइड मूवमेंट ली, फिर अगेन यहाँ पर है, यहाँ पर इसने इसको जब ब्रेक किया है तो इसकी मूवमेंट डाउन की तरफ गई, फिर अगेन जब ये इसके ऊपर चला गया तो ये अप ट्रेंड मौजूद है। हमारे कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी का हायर हायर लो वो भी साथ में चल रहा है, बट ये एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है मूविंग एवरेज। इसमें हमारे पास मैं एक टूल यूज करता हूँ मूविंग एवरेज रिबन का। इसमें फायदा ये होता है कि आपको एक साथ 3-4 मूविंग एवरेजेस मिल जाती है, तो आप उसको चाहें अगर अपने हिसाब से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट जो भी आपको रिमूव करना है, तो लेट्स सपोज मैंने 200 ईएमए यूज करना है और लोअर टाइम फ्रेम के लिए ईएमए यूज करना है। ये वैल्यूज जनरली यूज होती हैं तो इसलिए हम उन्हीं को देख सकते हैं। देखें ये 200 ईएमए मुझे दिखा रहा है, इस वक्त प्राइस 200 ईएमए से ऊपर है। ये रेड कलर की लाइन मैं इसको भी और डार्क कर देता हूँ। तो ये जो रेड लाइन है ये 200 ईएमए है, जो येलो लाइन है ये 100 ईएमए है। तो जब जब ये रेड लाइन ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है, और अगर ये रेड लाइन से नीचे आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में चला है। ये एक जनरल सी आइडेंटिफिकेशन है। अगेन जितने भी ये इंडिकेटर्स होते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर्स कहलाते हैं, और अगर आप यहाँ नोट, इसने फर्स्ट टाइम जो ब्रेक किया है वो ऑलरेडी अच्छी खासी प्राइस 20% डाउन जा चुकी थी, इसलिए इसको हम जनरली लैगिंग इंडिकेटर ही कहते हैं। जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर ही होता है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स टूल्स यूज करना होता है। अच्छा 21 ईएमए हमारे शॉर्टर टाइम के हिसाब से काम आता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 21 ईएमए भी मुझे ये नजर आ रहा है कि ये के करियर में ने अपसाइड मूवमेंट दी है। 21 ईएमए टच किया है अपसाइड मूवमेंट, और बार-बार ये टच करते अपसाइड मूवमेंट लेता है। इसका मतलब है कि ये 21 ईएमए ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट। सॉरी एक मिनट मैं जरा इसको, जी। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम ये चेक करें कि हमने चेक करें मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है, सारी लाइंस मौजूद है, मैं इसको वापस करता हूँ शो। अगर हम चेक करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कुछ हमारे पास मौजूद है। अगर ट्रेंड लाइन या मैंने इसको बनाया हुआ होता तो ट्रेंड लाइन मौजूद था, ये रहा।
दिस इज द वन। मैं इसको चैनल बनाता हूँ। ये रहा मेरे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, ये विद इन चैनल चल रहा है। और अब हम यहाँ पे ट्रेड कॉल एक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट मौजूद था। आई डोंट नो कहाँ चला गया, बट एक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ। शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से, शॉर्टर मूवमेंट के हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और अगर ओवरऑल मैं देखूंगा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। इसको हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी के लिए हम सिर्फ इस डायरेक्शन में ड्रॉ। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास इस वक्त करंट प्राइस के करीब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें बता रही हैं कि ये प्राइस अभी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। जो नेक्स्ट मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद है। बट अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर देखूं तो ये भी एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम से मुराद इस वक्त जो करंट डेली के टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट, ये भी एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। तो ये एक जोन बना हुआ है सपोर्ट के हिसाब से। फिर हमारे पास ये 50% और 61.8% गोल्डन जोन के अंदर भी मौजूद है। तीसरी चीज हमारे पास एक और कंफ्यूज मौजूद है जो कि 21 ईएमए की। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, और एंट्री लेने के लिए मेरे पास जो पॉइंट होगा होगा और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे पास अगर मैं स्टॉप लॉस इतना टाइट स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरे पास 0.71% का स्टॉप लॉस होगा। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं, वजह ये प्रीवियस लो था, हायर लो था, यहाँ जाके जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन मैं जस्ट अगर अभी सिग्निफिकेंस फिबोनाची की और 21 ईएमए की और सपोर्ट की आइडेंटिफाई करूंगा, उस हिसाब से अगर मैं कॉल लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इतने टाइट स्टॉप लॉस के साथ एक न्यू एंट्री ले सकता हूँ। वरना जैसे हमने डाउ थ्योरी में पहले देखा है, हमारे पास ये लो पॉइंट है, देन ये हायर हाई है, ये हायर है, ये देन अगेन हायर हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई है। स्टिल हायर लो और नॉट, वी डोंट नो, इट्स स्टिल इंफॉर्मेशन। जब तक ये अप नहीं लेगा या डाउन मूवमेंट नहीं लेगा, हमें कंफर्म नहीं है कि ये हायर हाई बना रहा है या हायर। बट जब तक ये इस पॉइंट से ऊपर ऊपर है, ट्रेंड ये ओवरऑल ट्रेंड में मौजूद है। लेकिन अगर पॉइंट को ये ब्रेक कर देता है, इस पॉइंट को अगर ये ब्रेक कर देता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की मूवमेंट बनना चाहिए, जो कि लोअर हाई और लोज बना के मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर। तो ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, हमारे पास trend हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल है, मूविंग एवरेजेस भी दी। हम एक और टूल को देख लेते हैं। मैं इस पूरी ड्राइंग को जरा सा क्योंकि अच्छा खासा ओके, इंडिकेटर स्टिल ऑन है। मैं आरएसआई है, एक आरएसआई इंडिकेटर है, इसको भी देख लेता हूँ। आरएसआई इंडिकेटर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक है उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की डोमिनेंस डायरेक्शन। अगर ये 70 से अबव है, विच मींस सेलर्स की डोमिनेंस मौजूद है और किसी न किसी वक्त मार्केट नीचे आएगी। और अगर ये बायर्स की डोमिनेंस मौजूद है, इसका मतलब है 30 की तरफ है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसको हम प्रीवियस भी जाके देख सकते हैं। 30 पे जब भी पॉइंट आया तो अगर आप यहाँ चेक करें, 30 के करीब करीब ये अपसाइड मूवमेंट ले रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये अपसाइड मूवमेंट ले रहा है। अगेन इस जगह पे न्यूट्रल है, बट यहाँ से भी अपसाइड मूवमेंट ले, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से सेम सेम प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आरएसआई भी मूव कर रहा है। लेकिन आरएसआई ने यहाँ पर रिटर्न मारा है, इसको हम डाइवर्जेंस में देखेंगे। और डाइवर्जेंस की डिस्कशन हम आरएसआई को दो तरीके से देखेंगे। एक तो आरएसआई को ओवरसोल्ड और ओवर, दूसरा हम आरएसआई की
अगर आरएसआई और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों सिंक्रोनाइज आपस में। लेकिन अगर दोनों कोई भी एक चीज जो इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, वो डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो तो डाइवर्जेंस आ जाती है। हम अभी देख ही रहे हैं, अगर आप चेक करेंगे प्राइस मूव कर रही है अप से, हायर लोस लगा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर तो यहाँ पर प्राइस आरएसआई ने मूव करना छोड़ दिया है अप डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इस डाइवर्जेंस की वजह से ये मूवमेंट थोड़ी डाउन मूवमेंट, और अब जो है ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर मूवमेंट देखें, इसकी और आरएसआई की दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन ये अब इसी तरीके से मूव करता रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये है कि फिबोनाची और सपोर्ट और इवन ईएमए को रिस्पेक्ट देकर मूवमेंट अपसाइड तो हम ये कहेंगे कि सही सिंक्रोनाइज हो चुका है प्राइस के साथ। उधर भी आ रहा है इस पोर्शन, तो ये पोर्शन जो है ये और ये पोर्शन ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, आइडेंटिफाई किया था एंड तक प्राइस अपसाइड मूवमेंट दे रही थी, लेकिन आरएसआई अपसाइड मूवमेंट नहीं दे रही थी। इसको हम कह रहे थे कि ये सिंक्रोनाइज नहीं है बल्कि डाइवर्जेंस की वेट है, और ये चूंकि ओवरसोल्ड पोजीशन पर है तो इसकी और ज्यादा सिग्निफिकेंस। तो ये एक इंडिकेटर है, इसको हम देखते हैं। इसके अलावा मैकडी एक और इंडिकेटर है, उसको भी हम देखते हैं। मेरे ख्याल है उसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इंडिकेटर्स में और काफ़ी हो गई हैं। अब हम किसी चार्ट देख सकते हैं, जो जो भी रिक्वेस्ट आई है या फिर अभी फर्दर डिस्कशन हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की डिस्कशन करनी है या फिर हम कल पे रखेंगे। अच्छा, मैं रिस्क मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें, उसमें फिर मेरी रिक्वेस्ट हो, कल अगर जिन जिन के जिन चार्ट के लिए रिक्वेस्ट किया है, चार्ट के लिए अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स जो मौजूद हैं उनको देखकर, आज की रिवीजन को देखकर अगर हम अपने चार्ट जो भी लाइंस ड्रॉ कर लें, डायग्राम्स को हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसमें फायदा ये होगा कि हमें खुद चार्ट्स बनाना आ जाएंगे। वरना एज यूजुअल हम जो है वो सबकी कॉल्स की ही इंतजार करते हैं। अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोबारा, ये तीन पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, 5-10 मिनट में मैं उसको कवर कर देता हूँ। कल हमारे पास जो चार्ट्स रिक्वेस्ट आई हुई है गूगल फॉर्म्स के थ्रू, या आज भी सेशन के बाद अगर रिक्वेस्ट आ जाती है, हम चार्ट्स को देख सकते हैं। भी रिक्वेस्ट की है, अगर वही उन चार्ट्स पर थोड़ा सा काम कर लें और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस या ट्रेंड लाइंस जो भी बेसिक चीजें ड्रॉ कर सकते हैं वो अगर ड्रॉ कर लें, और फिर हम लाइव चार्ट्स पर ही प्रैक्टिस कर लें, तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। वरना हमेशा की तरह हम दूसरों के कॉल्स पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अगर ये हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी।
जी, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करता हूँ। डेफ़िनेटली ऐसा भी काम करते-करते ही आएगा। बगैर काम करे सिर्फ़ हम इंतज़ार करते रहेंगे कॉल्स पे तो फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा। चीज़ है जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। ये हमारा एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसमें हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले-पहले हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए जिसकी बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई थोड़ी बहुत अमाउंट आ गई और हमने फौरन उसको स्टॉक में डाल दिया और फिर अगर खुदा ना खास्ता मार्केट की वजह से या सेक्टर की वजह से या हमारी गलत कैलकुलेशन की वजह से उसने मूवमेंट चेंज कर ली या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला, तो अब हम बैठे हुए हैं, या तो हम लॉस बुक कर रहे हैं या फिर जो भी इश्यूज़ होते हैं सबके सामने, आदमी इमोशनली भी डैमेज हो रहा होता है और फिर उसके बाद मार्केट से भी जो है वो बाहर जाने की कोशिश। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी इसकी स्लाइड्स भी मौजूद हैं, इसके वीडियोज़ जैसे मैंने बनाए पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। मेरी सजेशन तो ये होगी कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से देख लें। मैं यहाँ पे कुछ समरी प्रोसेस के करना चाह रहा हूँ। कभी हमें उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपनी ऐज के हिसाब से आपने अपना रिस्क इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी, अगर अर्ली एज है तो आपकी लॉ की तरफ फ़ोकस ज़्यादा होना चाहिए। इसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन मैंने अभी जैसे बताया सर मैंने इस पे किया हुआ है, मैं सिर्फ़ यहाँ पे समझी अम, शेयर करना चाह रहा हूँ। मिड एज है तो आपका रिस्क प्रोफ़ाइल थोड़ा-सा हाई हो जाएगा, अगर ओल्ड एज है तो आपका रिस्क प्रोफ़ाइल थोड़ा-सा लो हो जाएगा। जब वन्स हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि हाँ भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी अपनी इनकम या सेविंग का इतना पोर्शन है, वो मैं अपनी इन्वेस्ट यानी हाई रिस्क में डाल सकता हूँ, देन हम उसको फर्दर फ़िल्टर कर सकते हैं। अर्ली एज पे हमारे पास अर्निंग ज़्यादा होगी, मिड एज पे थोड़ा-सा बैलेंस होगा और ओल्ड एज पे कोई अपना सेफ इन्वेस्टमेंट रखा होगा क्योंकि जनरली आपके पास बड़ा टेन्योर नहीं होता उसको ग्रो होते हुए देखने के लिए। फिर आपने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपका कितना परसेंट है आपकी किचन एक्सपेंसेस में चल रहा है, कितना परसेंट आपकी सेविंग में जा रहा है और कितना परसेंट आपकी जो है वो एक्स्ट्रा इनकम में जा रहा है। ये एक रूल तो है 50-30-20 लेकिन ये हर जगह के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे जिन जिन एरियाज़ में अगर गवर्नमेंट मेडिकल को, एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, जिन कंट्रीज़ में सॉरी, तो वहाँ आपके लिए ये रूल तो चल सकेगा। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर आपकी नीड्स का पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट मिनिमम आपका कुछ पोर्शन सेविंग में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ये होगा कब? उस वक़्त होगा जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। अगर हमने इसको इवैल्यूएट नहीं किया अपनी जो भी सैलरी आती है उसको फ़ौरन जो है वो हम अपने एक्सपेंडिचर्स में डाल रहे होते हैं, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये भी है कि लेट्स सपोज़ हमारे पास सेविंग का कोई परसेंटेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास दूसरी डायरेक्शन में काम होना चाहिए कि हमें अपनी इनकम स्ट्रीम बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अगर सेविंग की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यानी हमारी सैलरी इस वक़्त उससे कम है, तो इस पे भी वर्किंग करनी चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत सारे हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उसमें से थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके खास के थ्रू बचाएँ। जो हमारे पास मनी मार्केट के ऑप्शंस हैं, हम उन पे भी काम कर सकते हैं। ये मैं खासकर के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ की हम बात करें तो हमारे पास फंड्स हैं या और भी कुछ जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम उस पे काम कर सकते हैं। जब आपने अपना स्टेप 1 में अपना पोर्टफोलियो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपना देन आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि आपको स्टॉक्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी फिर आपको फर्दर कैपिटलाइज़ करना है। हमारी सारी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं चली जाती। उसमें भी कुछ पोर्शन हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ज़रूरी नहीं है परसेंटेजेस जो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखी है हमारे पास हर हर इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट होगी। बट मैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कुछ हमारे पास सेफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि अगर हम
रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अगर लॉस भी हो जाए तो हमारे पास जहाँ से एज होता है कि वो कवर होता रहे। उसमें हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, रीट के ऑप्शंस हैं, यहाँ सऊदी अरब में रहते हुए हमारे पास रीट के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। गोल्ड ज़रूर होना चाहिए, इसके अलावा गोल्ड की ईटीएफ्स मौजूद हैं यूएस मार्केट के जहाँ पर भी अल-बिलाद का गोल्ड ईटीएफ मौजूद है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अल राजी बैंक है, एसएनबी बैंक की एप्लीकेशन के अंदर गोल्ड की इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, यानी बाइंग एंड सेलिंग प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट में होना चाहिए। गोल्ड को एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट काउंट किया जाता है सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली जब मार्केट जो है वो जब डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो काफ़ी ज़्यादा लोग फंड इसमें करते हैं, इसकी प्राइसेस काफ़ी बेहतर रहती हैं। मनी मार्केट फंड्स हैं हमारे पास, फंड मौजूद है, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे डेटसेक है, लेंडो के नाम से एक और है, इसके अलावा फंडिंग सूट के नाम से है, ये इसको भी देखा जा सकता है। इनमें से अच्छे खासे जो है वो क्या नाम है, हम शरिया कंप्लायंट भी हैं, वो भी देखा जा सकता है। देन अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना है इक्विटी मार्केट के अंदर, उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किन ऑप्शंस में जा सकते हैं। सऊदी अरब की मार्केट है हमारे पास, यूएस मार्केट मौजूद है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। डिजिटल एसेट्स हैं, उन पे भी कर सकते हैं काम, लेकिन उनके भी ज़ाहिर है शरिया कंप्लायंट ही ख्याल करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है, नॉट नेक्स्ट ऑप्शन, एक नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की। मिसाल के तौर पर खुदा न आज मैंने बहुत सारी सेविंग की और काफ़ी ज़्यादा कमा लिया, लेकिन एक कोई इमरजेंसी होती है और उसमें सारी अपनी इन्वेस्टमेंट कितने सालों की रह जाती है। इसलिए हमारे पास शरिया कंप्लायंट जो तकाफुल के ऑप्शन हैं, इवन पाकिस्तान में भी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में भी हमारे पास शरिया कंप्लायंट हेल्थ के तकाफुल के ऑप्शंस हैं, फैमिली तकाफुल ऑप्शन हैं, इमरजेंसी फंड उसके अलावा भी मौजूद हैं, उसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ हर वक़्त अपने पास तकरीबन 3 से 6 महीने तक के किचन एक्सपेंसेस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो, उसके अलावा सारी अमाउंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हो। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में भी ध्यान में रखने की बात है, पाकिस्तान की अगर मैं हिसाब से बात करूँ, तो हमारे पास शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं, जो कि विदिन क्लिक ऑफ बटन आपके पास आपके अकाउंट में कैश हो जाता है। तो आपकी डेली जो है प्रॉफिट काउंट हो रहा होता है, तो हमें यूजुअली अपनी अमाउंट को बैंक्स में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन सारे फंड्स में रखना चाहिए। अगेन ये देखना पड़ेगा हर किसी को अपने हिसाब से कि हमारे पास कितनी लिक्विडिटी मौजूद है, कितनी जल्दी हम उसको इनकैश करा सकते हैं। 1-2 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करके देखने के भी मैंने भी इनकैश कराने की कोशिश की, तो फ़ौरन हो गया या नहीं हो गया। बट एक एक इस कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट की पोर्शन में। फिर हमारे पास इक्विटी मार्केट के अंदर डिफरेंट एरियाज़ हैं, जहाँ पे हम आइडेंटिफ़ाई करें, सेक्टर के हिसाब से एलोकेशन दें और फिर स्टॉक के हिसाब से एलोकेशन। सेक्टर में भी हमारे पास कुछ डिफरेंट सेक्टर मौजूद हों, ग्रोथ सेक्टर्स मौजूद हों, सेक्टर मौजूद है, इसको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। उनकी बेसिस पे ही हम हाइलाइट करके अपनी पोर्टफोलियो को कभी भी कॉल पे हम किसी वक़्त एंट्री कर रहे हैं, किसी वक़्त एग्ज़िट कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि हमें किसी और को नहीं अपने आप को जो है वो ब्लेम करना चाहिए। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं है और ये तरीका भी सही नहीं है। हम प्रॉपर अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर रहे। अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्ज़िट एंड एंट्री स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल ट्रेड में आपके पास स्टॉप लॉस आइडेंटिफायर होना चाहिए कि मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ या मेरा टारगेट कितना है। मैंने 10% के प्रॉफिट के लिए इसको बुक किया है, 5% के लिए बुक किया हुआ है। अगर मैंने 10% के लिए किया हुआ है और मेरी कैलकुलेशन सही हुई भी है, मैंने अपना चार्ट सही तरीके से बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई सही किया हुआ है, इसका मतलब है फिर अगर प्राइस अप एंड डाउन जा रही है तो मुझे बार-बार चार्ट को खोल के देखने की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता मेरे हिसाब से नहीं चला था, तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने उसको छोटी ट्रेड के लिए लिया था, लेकिन अब नहीं चल रहा। अब मैं उसको साल 2 साल के लिए देखूँगा, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर एक दफ़ा आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, डेज़ एंड वीक्स के लिए, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसको हिट होने दें। विदाउट स्टॉप लॉस मेरा तो नहीं ख़्याल है कि काम करना चाहिए। आपको अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अ, डाउन जा रही है, इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक है। अब उसी को स्टॉप लॉस हिट करवा के किसी दूसरी ट्रेड से आप उसको भी रिकवर कर लेंगे और दूसरी नई ट्रेड की आपको मिल दूसरा ये भी कर सकते हैं कि हम अपने पास उसी पर्टिकुलर स्टॉक में से कुछ पोर्शन को स्टॉप लॉस के साथ हम एग्ज़िट कर लिया
और कुछ क्वेश्चन को स्टिल अगर हमें नजर आ जाए हमारी बिल्डिंग अच्छी है कि वो एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, तो हम उसको स्टिल उसमें छोड़ सकते हैं। लेकिन एट द एंड एग्जिट और एंट्री स्ट्रेटेजी अवेलेबल होनी चाहिए। विदाउट एग्जिट एंट्री स्ट्रेटेजी अगर हम उस पर काम कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम ये हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस की वजह से भी एक प्रॉब्लम होती है कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में अवेल मौजूद हैं, अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही है, नजर आ रहा है कि फुल काफी मैसेजेस आना शुरू हो गए ग्रुप्स में कि भाई ये बहुत ज्यादा साइड जा रहा है, आज भी गया, कल भी गया, परसों भी गया, तो हम एक अपनी अच्छी लगी हुई ट्रेड को क्लोज करके फिर उसमें enter हुआ। ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। अगेन इग्नोर कोई भी डबल शाइस्टिंग, जल्दी जल्दी अमीर बनने का मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है तरीका। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करेंगे, इंशाल्लाह ये मार्केट्स ऐसी हैं, इंशाल्लाह इसमें सबको फायदा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जगह अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो उसमें काफी ज्यादा जो है वो नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये मेरी समझ की कुछ, अगर कुछ और डिस्कशंस हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी डिस्कशन करने की है तो आई एम अवेलेबल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, पोर्शन काफ़ी लोगों के लिए बोरिंग होगा, बट उसके पीछे थोड़ा सा रिफ्रेशर दें। ये मेन लेक्चर नहीं था, मेन लेक्चर्स हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, उन्हीं रिकॉर्डिंग है, उसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं। लेकिन मेरा सिर्फ अभी पर्पस ये था कि जो भी हमने इसको अभी तक कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से यही टूल्स हैं जिनकी बेसिस पे कॉल्स बनाई जा सकती हैं और वो इनफ होती हैं किसी भी कॉल को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खुद्दूस साहब। मेरा एक ही सवाल था कि आप हर स्टॉक में मतलब जो है जब शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा रहे होते हैं, या फिर जैसे हम लोग हैं कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। और दूसरा सवाल ये है, आप लास्ट आपने लेक्चर बताया था कि दरैया, जी जी, जी, आ रही है, आ रही है। आ रही है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आप ट्रेडिंग व्यू से डायरेक्टली दरैया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं या फिर आप दरैया प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड कर रहे होते हैं? जी बस ये दो सवाल। फर्जी ट्रीट करना मैं जनरली नहीं करता, क्योंकि मेरे मुझे उसमें 2 चीज़ें आसानी है। एक तो ये कि मैं ऑफ़िस आवर्स में यूजुअली ट्रेड नहीं करता, 90% मेरी ऑफ़िस आवर्स में ट्रेड नहीं होती। मैं वीकेंड्स पे या आफ्टर आवर्स में मैंने अपना ट्रेड प्लान बनाया, उसी में स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई किया, उसी में अपना टीपी आइडेंटिफ़ाई किया और ड्यूरिंग द ऑफ़िस आवर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हिट करेगा तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा, अगर वो टीपी को हिट करेगा तो वो हिट कर देगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में कुछ लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो वो स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हैं। मैं पर्सनली उसको प्रेफ़र नहीं करता, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सऊदी अरब की अगर मैं बात करूँ, तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 6 महीने से 1 साल से ज़्यादा का टेन्योर नहीं रख रहा हूँ। यानी कि मैं अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे भी उसी हिसाब से करें। अ, बाकी आपने जैसे दिराया और ट्रेडिंग का बताया, बिल्कुल ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट करके मैं दिराया को यूज़ करता हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें आपके पास लाइव प्राइसेस भी आ जाते हैं और उसमें यानी जब आपके पास चार्ट्स बने हुए मौजूद है ट्रेडिंग, तो बहुत आसानी से आप उसपे काम कर। जी शुक्रिया खुद्दूस साहब, क्योंकि मैं देख रहा था जब, जी हाँ मतलब ये क्योंकि लाइव
चार्ट को ट्रेडिंग व्यू से लिंक करवा रही है। जी जी जी, बस जस्ट यही सवाल था, शुक्रिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था, अब हम जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, अब हर आदमी का पोर्टफोलियो अलग होता है। अगर एक आदमी का पोर्टफोलियो मिसाल के तौर पे 20 लाख का है, तो उसको कितने शेयर में ट्रेड करना चाहिए? और एक आदमी का 50 लाख का है, तो उसको कितने शेयर में? और 1 करोड़ वाले को कितने में ट्रेड करना चाहिए? यानी कि उसके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हो, 5 हो, 10 हो? क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होते हैं ना, उतने ज्यादा आप कंसंट्रेशन लूज करते हैं और फिर आपका मतलब पता नहीं चलता आपको कि क्या करना है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत इसके अंदर मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा। जनरली हम जब पोर्टफोलियो या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में देखते हैं, तो हमें नज़र आ रहा होता है कि हो गया और इतने परसेंट लॉस हो गया या इतने परसेंट का मैंने रिस्क लिया। ये किसी एक एक पर्टिकुलर जिसके पास स्टॉक है, किसी की अमाउंट है 10,000 की, किसी की अमाउंट है 1 मिलियन की, 10 मिलियन की अमाउंट है, उसके परसेंटेज में और दूसरे के परसेंटेज वजह से मार्केट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। अब आपका मेन सवाल ये है कि भई हम कितने स्टॉक्स में एक वक़्त में एंटर रहें। सबसे आसान तरीका तो ये है कि जितने स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं एक वक़्त में, तो उतने स्टॉक्स में एंटर हो। अब जनरली 5-6 स्टॉक्स से ज़्यादा आदमी एक्टिव ट्रेडिंग में नज़र नहीं रख सकता। हाँ, कुछ चीज़ें डिफरेंट टास्क यानी डिफरेंट पर्पज़ के लिए आपने ली है। लेट्स सपोज़ आपने को मैं अगर पाकिस्तान के स्टॉक की बात करूँ, अगर किसी ने ईटीएफ किया हुआ है या किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स लेकर छोड़े हुए हैं, एंग्रो है, लकी है या और जैसे कॉन्ग्लोमेरेट है, मीज़ान बैंक है, सिस्टम्स है, किसी ने बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ के रखा हुआ है, वो 5 स्टॉक्स हैं या 10 स्टॉक हैं, उस पोर्टफोलियो को जनरली वो नहीं देखता। लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग के लिए किसी ने 2-3 महीने के लिए सोच के रखा हुआ है और उस पोर्टफोलियो को अलग चला रहा है। तो फाइन अगेन ये ठीक। हर किसी के अपने स्टाइल पर, ट्रेडिंग के स्टाइल पर भी डिपेंड करेगा, उसके पास कितना टाइम है और उसने कितनी प्रॉपर इवैल्यूएशन की है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसका बहुत स्ट्रेट यानी क्लियर आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक से ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा, कुछ लोगों का स्टाइल होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा नहीं रखते, उसको डाइवर्सिफाई करके रखते। कुछ लोग अ, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं, जैसे हमारे सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं जो कि बैंक्स और इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो दूसरे सेक्टर में अपनी वेटेज को बढ़ाते हैं। तो वो उस सेक्टर में 1, 2 बल्कि 3 स्टॉक भी ले लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जितने स्टॉक्स पर आप खुद नज़र रख सकते हैं स्टॉक पर, पर उतने ही स्टॉक पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए। आई होप मेरा आंसर डिस्क्रिप्शन होगी, क्लियर आंसर नहीं मिला है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस आप लोगों को मिला। शुक्रिया सर, नहीं अच्छा आपने डिटेल में बताया आंसर। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन था। थोड़ा साउंड का मसला आता रहा है, तो वो पता नहीं क्या टीम्स की वजह से था या यूट्यूब पे था। बहरहाल वेरी गुड सेशन। और सर एक सवाल ये था, चार्ट तो कुछ कुछ समझ आते हैं अब, लेकिन स्टॉक कौन से पिक करना है वो समझ नहीं आता है। क्यों? नॉर्मली जो हम समझते हैं अच्छी कंपनी है वो नीचे जा रही होती है, जैसे साइबिक है, अरामको है, जो बड़े नाम है
तो वो उनका समझ नहीं आता कि कौन सा स्टॉक बंदा पिक करे। उस हवाले से अगले सेशन में थोड़ी सी अगर बता दीजिएगा, थोड़ा सा कोई भी टेक्निक, कौन सी 5-10 कंपनियां 20 कंपनियों को बंदा टारगेट करे मिसाल के तौर पे। उसके लिए जो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल्स के लेक्चर्स मौजूद हैं, अगर उसको रिवीजन कर लें तो बहुत आसानी होगी। उसमें टॉप डाउन अप्रोच है हमारे पास। सबसे पहले हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं कि किसी भी कंट्री का प्रोफाइल इस वक्त क्या चल रहा है, कंट्री में किस तरीके मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है, ओवरऑल ग्लोबल हम सिनेरियो भी देखते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल हम सेक्टर्स में आते हैं, तो इंडिविजुअल सेक्टर्स को देखते हैं कि उस सेक्टर की क्या मूवमेंट है। यानी कोविड में आप सबके सामने था कि सब चीजें डाउन थी, लेकिन हेल्थ सेक्टर ने काफी ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट। अभी आपने साबिक की बात कही, आप साबिक का देखें कि साबिक का मेन रेवेन्यू जनरेशन किस चीज से होती है, वो उनकी पोर्टफोलियो में जाके पढ़ें और देखें कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस क्या है। साबिक एग्री की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजर्स और यूरिया के प्राइसेस इंटरनेशनली रिड्यूस हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स सबसे ज्यादा उनकी सेलिंग कहाँ होती थी, चाइना की मार्केट में होती थी, और चाइना की मार्केट हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, तो बिजनेस एनालिसिस कहते हैं। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम फंडामेंटली वीक स्टॉक्स में एंटर होके फिर उसके बाद जब मार्केट की डायरेक्शन मूव करती है तो होता है। तो अगेन जो टेक्निकल्स को देख रहे होते हैं बहुत सारे, वो फंडामेंटल्स को नहीं देखते, लेकिन उसका नुकसान होता है। इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे प्ले करना काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा एफर्ट लगती है उसमें। टेक्निकल्स में तो आपने किसी भी वक्त चार्ट खोला और आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगाई और आप उस वक्त एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एंटर होते हैं तो आप एक अच्छी वेटेज के साथ, एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, यानी आप अच्छे रिस्क रिस्क के साथ उसमें एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि वो एट द एंड एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये मार्केट में एट द एंड आपको प्रॉफिट देकर मिलेगा। अगेन अरामको है, कुछ कुछ स्टॉक का एक अपना बिहेवियर होता है, वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं देते, बल्कि वो समझ स्टेबल इनकम के लिए वो टारगेट होता है। तो ये भी हमें थोड़ी से कैटेगराइज करना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी अबू मुस्तफा भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर सेशन हमारा वीकेंड के आसपास होता है तो ज्यादा आसानी रहती है। बात मतलब हुदूस भाई से सवाल नहीं, आपसे ही है। तो थर्सडे तक अगर कुछ हो जाए। जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया फौजी साहब। हसन भाई, फहद भाई, टू बी ऑनेस्ट टाइम वीकेंड में फिर आदमी के पास मसरूफियत होती है। रमजान अब हमारे पास तकरीबन, अल्लाह सबको रमजान की बरकत से नसीब फरमाए। लेकिन हमारे पास एक सेशन ये हो गया, अगर कोई फॉलो अप सेशन होना होता है तो वो हम बाद में करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, वरना ये होता है कि वो वीकेंड की वजह से ये फिर और डिले होता है। मैंने इसलिए जो जी है जी वो जो भी मैंने हसन भाई से रिक्वेस्ट की कि अगर हम इसको कर लें, और इंशाल्लाह हम ग्रुप्स में मौजूद हैं, हम अपने डिस्कशन भी कर सकते हैं, और उसके अलावा भी है कोई भी सेशन करने होंगे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह। खुदूस साहब, एक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टॉप लॉस और लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन एक बार फिर से आप रिवाइज कराइएगा। बहुत फायदा हुआ था उससे मुझे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, बाकी शॉर्ट में दिक्कत है, लॉन्ग पोजीशन
जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों की एफर्ट का और काफ़ी अच्छा रहा सेशन। मेरा क्वेश्चन था, मैंने इसमें चैट में भी लिख दिया था कि अब्दुल कुद्दूस भाई आप कह रहे थे कि जैसे हायर लो और हाई हाई अगर प्राइस बनाती जा रही है तो हायर लो के लिए मतलब अगर प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करना को आपने जिक्र किया था, तो वो ब्रेक प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने के लिए अगर वो विक भी बन गई तो दैट इज सफिशिएंट कि वो हायर लो ब्रेक हो गया, या कि प्राइस को वहां पे क्लोज होना जरूरी है प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने के लिए, फिर हम कहेंगे कि ये अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा ये। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक दो काम करने पड़ेंगे हमें सेशन के लिए, तो काफी अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं ये जिक्र कर दूं कि जो हायर लो है या किसी भी पॉइंट को सपोर्ट की लोकेशन का है, रेजिस्टेंस की लोकेशन का है, हमारे पास कंफर्मेशन या कंसिडरेशन जब तक बॉडी की क्लोजिंग नहीं होगी ना, तब तक हम नहीं। जो विक्स हैं वो हमेशा फेक फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन होते हैं हमेशा। लेकिन एक और चीज है, कभी कभार बॉडी की भी क्लोजिंग नीचे हो सकती है। इनफैक्ट दो तीन कैंडल्स नीचे की तरफ बन सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ हायर लो को देखा और फिर मैंने अपनी एंट्री ले ली, बल्कि होगा ये तो मैंने ये भी देखना होगा कि इस हायर हाई को भी उसने दोबारा ब्रेक किया कि नहीं किया। जब मैं एंट्री हायर लो पर दे रहा हूँ तो मेरे पास रिस्क कम होगा, क्योंकि वहां पर जो मेरी लास्ट पॉइंट था ना, उसके पीछे स्टॉप लॉस काफी कम वैल्यू का लगेगा। और हायर हाई पर जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरे पास रिस्क काफी ज्यादा अच्छा खासा हो चुका होगा, लेकिन हाँ वहां पर एंट्री सेफ होगी, क्योंकि मुझे ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि प्राइस ने अपनी अपसाइड की मूवमेंट ले ली। अगेन थियोरेटिकल डिस्कशन हो रही है, विदाउट चार्ट है, तो इसलिए शायद ड्राई लग रहा होगा, लेकिन जब हम चार्ट्स पर देखेंगे तो ये काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। जी ये बिल्कुल चार्ट से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, और मेरे तो पास मैंने चार्ट्स खोल के भी रखे हुए थे। कल इंशाल्लाह करते हैं, तो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते, कल चार्ट्स पे ही इंशाल्लाह फर्दर कर लेंगे डिस्कस, नो प्रॉब्लम। और चार्ट्स रेडी करके रखूंगा। जी रेडी है सर इंशाल्लाह। इब्राहिम भाई आप ही के भी चार्ट्स बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इब्राहिम भाई काफी काम है, इब्राहिम भाई भी चार्ट्स बना सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे जो रिक्वेस्ट आई हुई है। जज़ाकल्लाह हसन भाई, अल्लाह को खुश रखे। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।